ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, हम कोरोना काल में उसका दुष्परिणाम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के लोग तड़प के मरे। लेकिन उसका सबसे विनाशकारी पक्ष यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल रहे हैं उसको शोषित कौन करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। हमारा बेहद खास कार्यक्रम है संवाद की आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता पर्यावरणविद डॉक्टर गणेश पाठक जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो चीजें हम लोग देख रहे हैं इस समय, अप्रैल का महीना है, अभी शुरुआत है, पहला सप्ताह है अप्रैल का। जो गर्मी हम लोग मई जून में महसूस करते थे, जो लू चलना, जो लगता था कि अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो चीजें हम मार्च के अंतिम सप्ताह से देख रहे हैं। और अप्रैल के फर्स्ट वीक आते आते गर्मी बहुत अपने चरम अवस्था में चलती चली जा रही है। इसके पीछे हम पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसको किस रूप में आप देखते हैं, कैसे ये चीजें हो रही हैं? ऐसा है, इस वर्ष भी और गत वर्ष भी आप देखें जी, गत वर्ष में भी मार्च में ही गर्मी शुरू हो गई थी। और वर्ष 2013 का जो वर्ष रहा वो इस सदी का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस बार भी वही स्थिति हुई, बल्कि गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा रूप में, अधिक रूप में गर्मी साल मार्च में पड़ना शुरू हो गई जी। और इसका जो मुख्य कारण रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग से जो उत्पन्न जलवायु परिवर्तन है जी। ये एक तो व्यापक संकल्पना है, विश्व स्तरीय समस्या है जी। इसको हम क्षेत्रीय स्तर पे भी अगर देखें आप, हम बलिया स्तर पर देखें, पूरी उत्तर प्रदेश के स्तर पर देखें, तो इसका जो मुख्य कारण है, ये दो तरह के कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण है, दूसरा मानव जन्य कारण है। प्राकृतिक कारण में भी ग्लोबल वार्मिंग होते रहे हैं आदिकाल से, प्रागैतिहासिक काल से। जलवायु परिवर्तन की भी जो स्टडीज हुई है उसमें ये हुआ है कि एक सिस्टम उसका है, और ज्योग्राफिकल चक्र, भौगोलिक चक्र जिसको कहते हैं, उसके तहत वो जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन वर्तमान सदी में जो मानव की गतिविधियां रही है, खासतौर से हम ये कह सकते हैं कि जो मानव की उपभोगवादी प्रवृत्ति, विलासतापूर्ण जीवन है जी, और इसकी पूर्ति के लिए जो अनियोजित और अनियंत्रित विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन एवं शोषण किया गया, खासतौर से प्राकृतिक वनस्पतियों का, वो उसमें जो भी मानवीय गतिविधियां हैं वो इसके लिए उत्तरदायी। व्यापक विषय है। अब वो कैसे प्रभावित कर रही हैं, थोड़ा इसके पक्ष में अगर आप जाएं तो सबसे बड़ा वनस्पतियों के आवरण का विहीन होना, धरती का वनस्पति से विहीन होना है। हम आप सभी ये लोग जानते हैं कि वनस्पतियां, वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो दूषित गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं। सबसे बड़ा पक्ष है कि ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, हम कोरोना काल में उसका दुष्परिणाम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के लोग तड़प के मरे। लेकिन उसका सबसे विनाशकारी पक्ष यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल रहे हैं उसको शोषित कौन करे। ये बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या। उसको शोषित करने वाला वृक्ष समाप्त हो गए हैं। हम लोग देखा जैसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, बड़े मानव द्वारा रोपित भी। तो बलिया के परिप्रेक्ष्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया में तो प्राकृतिक वनस्पति तो शून्य है, बिल्कुल नहीं है। अगर मानव रोपित वनस्पति आप देखें जी, तो मात्र कुल भूमि के 1.56% है। अच्छा, जबकि होना चाहिए कितना, तो 33%। अच्छा, मैदानी क्षेत्रों में कुल भूमि के 33% भूमि पर वनों का आवरण होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में 50 से 70% होना चाहिए। तो कहाँ 33% और कहाँ 2% से भी नीचे। तो स्वाभाविक है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इससे शोषित नहीं होगा तो सारा तो हमें खुद ये निकलता क्यों है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, इसके अनेकों स्रोत हैं। जैसे शोषण नहीं हुआ तो फैलता गया, वातावरण पहुंचता गया। फिर जो ये ऑटोमोबाइल्स, स्वचालित वाहन हैं, ट्रक हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार्स हैं, ये जितने स्वचालित डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले ये सारे वाहन जो है, ये सीधे रूप से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
अच्छा। और वो वायुमंडल में फैलता है। अगर फिर जनरेटर चलते हैं, उनसे कार्बन देखते हैं आप कितना निकलता है। ये लोकल स्तर की बात, क्योंकि ये जनता से जुड़ी बात है बहुत, इसको हम इसी स्तर पे हम समझने की भी कोशिश करें, बाकी तो स्टडीज होती है, तो बड़े व्यापक। तो वो जो डीजल जनरेटर चलते हैं, उसका जो डीजल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब वातावरण में फैलता है। तो ये जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और भी गैसें हैं, जैसे कि CFC गैस कहलाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा। CFC वो रेफ्रिजरेटर में उसका प्रयोग होता है। जितने रेफ्रिजरेशन होते हैं, चाहे हमारे घर में रहने वाले और तमाम चीजें हैं, या और बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसमें CFC गैस प्रयोग होता है। और ये जो CFC गैस है, ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। जो ओजोन परत एक ऐसी गैस की लेयर है वायुमंडल में कि वो धरती से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, कॉस्मिक रेज जो आती हैं, जो विनाशकारी होता है, वो उसको वो रोक करके परावर्तित कर देती है। धरती पर उसका मात्र कुछ अंश आता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, और उसमें जरा से वृद्धि हो जाती है तो हम तड़पने लगते हैं। तो उस ओजोन परत में उस गैस के कारण छिद्र हो रहा है जी। तो उससे ग्लोबल जो किरणें आती है सीधे धरती पर, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलता जा रहा है, वो पूरा एक लेयर बना दे रहा है, और जो पृथ्वी हमारी है उसको गैस चेंबर की तरह काम करे। उसको हम वो कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव जी। जैसे कि आप भी जानते होंगे या हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कि अगर कोई पौधा हमको उगाना है, उसको नेचुरल वातावरण देना है, तो एक ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है, और उसमें उसके अनुसार जलवायु को प्रदान करता है। तो उसमें उसकी प्रक्रिया क्या है कि बाहर की उसमें गर्मी आ जाएगी, गर्मी उसमें से निकल करके जाएगी नहीं, तो गैस चेंबर का वो काम करता है एक तरह। उसी तरह आजकल जो हमारी पृथ्वी है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर के चलते गैस चेंबर का काम कर रही है। वो शोषित तो कर लेती है, लेकिन उसको ये निकाल नहीं पाती है, तो वो इससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। ये सबसे बड़ा दोनों ये रीजन है। और जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है, लग रहा है कि समस्या से कभी निजात भी आदमी और इसके चलते जो तापमान में वृद्धि हो रही है, रेगिस्तानों में भी वृद्धि हो रही है। ये यही नहीं, इसके कार्बन के और कारण है। आजकल पराली जलाए जा रहे हैं, हमारे किसान अभी भी नहीं समझ रहे हैं। पराली से इतना जबरदस्त कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कि न केवल वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बल्कि वायु प्रदूषण का भी बहुत बड़ा कारण वो बनता है। फिर अगर जलवायु विस्फोट होता है, भयंकर जलवायु विस्फोट हुआ, तो उससे आग के गोले निकलते हैं, उससे जो मलबा निकलता है वो तप्त होता है एकदम, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती। तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण है, और इसके चलते जो हमारी आजकल जो धरती है गैस चेंबर का रूप धारण की हुई है। और यही कारण है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान में वृद्धि होती है, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग, इसको पूरे विश्व स्तर की समस्या है, किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की समस्या नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में समस्या ज्यादा है जहाँ की धरती वृक्ष आवरण विहीन है, वन क्षेत्र नहीं है, मानव जनित, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कोई शोषित करने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ यही ऐसे क्षेत्र में, बलिया हो या और क्षेत्र हो, जहाँ भी वृक्ष विहीन धरती है, वहां पे अनावृष्टि भी होगी। जब बारिश होगी तो बहुत तेजी से होगी, थोड़े समय के लिए होगी। सूखा भयंकर आएगा, क्योंकि पानी मिलेगा नहीं। बाढ़ भी आएगी तो भयंकर आएगी। मतलब जो भी इवेंट्स होंगे जलवायु के, वो इतने भयंकर, चरम, जिसको हम चरम कहते हैं, एक्सट्रीम पे होंगे, कि उससे मतलब जन धन सब कुछ उसे प्रभावित होगा। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी घटित होगी, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे सूखा की हो। भूमि का जो अपरदन है वो क्षरण होगा, मिट्टी का अपरदन क्षरण होगा। ये सारी जो चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा, कुछ तो प्रकृति द्वारा होती है, लेकिन मानव के कार्यों से जो आपदाएं आएंगी, ये सारी आपदाएं। और जब ग्लोबल वार्मिंग पूरा फैल जाएगा, तो देखिए दो तरह के, एक तो जलवायु होता है, एक मौसम होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम लोग साधारण जलवायु मौसम को ला दें। मौसम जो होता है क्षणिक, किसी भी स्थान की
क्षणिक अवस्थाओं का तापमान हुआ, वर्षा हुआ, हवा की दिशा हुआ, तो जो क्षणिक उसका हम गणना करते हैं वो मौसम को प्रकट करता है। और उसकी जो जब दीर्घकालीन हम उसको गणना करते हैं महीने भर की, वर्ष भर की, तिमाही, वार्षिक, तो जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये जो मौसम है और जलवायु है, ये ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता है, इसमें भी बदलाव आता है और वो फिर जलवायु परिवर्तन के रूप में परिवर्तित होता है। और जब जलवायु परिवर्तन की समस्या आएगी तो वो तो भयंकर रूप आएगी। उसके अलग अलग आयाम है कि क्या क्या उससे क्यों जलवायु परिवर्तन के कारण से वही जलवायु परिवर्तन के भी कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से क्या नुकसान हुई, बड़ी भयावह स्थिति है। तो एक चीज ये मैं यहाँ से जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने पड़ते हैं और एक मानव जनित है। मानव जनित जो समस्याएं हैं, जैसे जिस तरीके से विकास के नाम पर बहुत सारी मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं और सड़क के दोनों किनारे जो सैकड़ों साल पुराने वृक्ष वो काटे जा रहे हैं, उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है, दूसरे पेड़ नहीं लग रहे हैं। तो ये जो एक बहुत भयंकर रूप जो बढ़ता चला जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी उसकी जो खामियाजा भुगतेगी, इसको आखिर किस रूप में देखा जाए, कैसे इसको रोका जा सकता है? ऐसा है, देखिए विकास भी आवश्यक है, हाँ, उसको भी नहीं रोका जा सकता, लेकिन विकास विनाश करके नहीं होना चाहिए। हाँ। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए जी। जब हमारी जनसंख्या कम थी, हम विकास कम करते तो प्रकृति के साथ हम सामंजस्य बना के रहते थे, एडजस्टमेंट करके रहते थे, उसको थे मानव और पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट होता था। हाँ। और एक थियरी ह्यूमन चॉइस की, मानव समय क्या करता था कि प्रकृति से जो उसके लिए उपयोगी चीजें हैं उसको ही सिर्फ लेता था। हाँ। बाकी को प्रकृति को स्वतंत्र कर देता था पनप के लेने के लिए, वो पनपते रहो भाई, हमने आवश्यकता भर की चीजें ली। आज की संकल्पना इसके विपरीत हो गई है। चाहे हम हो, आप हो, हम तभी तक ईमानदार हैं जब तक हमें वो मौका नहीं मिल रहा है जी। लेकिन व्यापक स्तर पर देखें, जैसे वृक्षों की कटाई के प्रश्न है, ठेकेदारी व्यवस्था है, अभी भी ब्रिटिश काल से ठेकेदारी व्यवस्था यहाँ पे चली आ रही है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो जब ठेका दिया जाता है वनों का, एक आय होती है उनके वृक्षों की कि इसी आय के वृक्ष काटे जाएंगे काटने के लिए, तो ठेकेदार क्या करता है कि ऐसा नहीं करता है। थ्री लेयर के वृक्ष होते हैं, एक तो डेवलप वृक्ष होते हैं, एक मिडिल में वृक्ष होते हैं जो हम लोग से ऊंचे हो जाते हैं, एक बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। वो क्या करते हैं, सबकी कटाई एक तरफ से कर देता है, पूरा लैंड बैरन हो जाता है, फिर इसको जला दिया जाता है, जला के फिर उसको खेती के रूप में करते, वो उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो भी जल करके खत्म हो जाता है। तो न केवल वनस्पतियां जलती हैं, बल्कि हमारी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, पूरी जैव विविधता का नाश। आपने कहा कि जो परियोजनाओं में वृक्ष काटे जा रहे हैं, चाहे बड़े बड़े डैम बनाए जाए, नहरें निकाली गई, सड़कें निकाली गई, रेल निकाले गए, कृषि के लिए ज्यादा और उद्योग के लिए, ये दो परियोजनाएं हैं जो कि वृक्षों का विनाश ज्यादा की है। कृषि में पहाड़ी क्षेत्रों में फल की डिब्बाबंदी के लिए आप ताजुब करें, जब गणना होती है कि इतना बड़ा विनाश किया जा सकता है सेब के सिर्फ डिब्बाबंदी के लिए, तो आश्चर्य होता है। ऐसे सभी फलों की डिब्बाबंदी में, तो उसका एक तरीका तो ये है, हालांकि उस नियम बने हुए हैं लेकिन नियम फॉलो नहीं हो रहे। ये है कि अगर एक आप पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ लगाएंगे, और वो पेड़ पहले लगने चाहिए, ये भी है, तब आप पहले वो पेड़ लगने चाहिए, तब पेड़ काटिए। वो भी नहीं है तो आप काट कर 2 लगाइए, उनकी सुरक्षा भी कीजिए तब तक कि वो बड़े न हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर्यावरण विभाग से एनओसी मिलनी है, एनओसी मिल जाती है, इनके प्रकारों को कहने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल, तो उसके प्रति हमें जन जागरूकता फैलानी होगी। उसके प्रति जो व्यवस्था उस विकास में है, उस व्यवस्था से हमें जन जागरूकता के तहत लड़ना होगा। अगर हमारे क्षेत्र में कोई सड़क बन रही है, हमारे क्षेत्र से कोई परियोजना जा रही है और वो वृक्ष उसमें काटे जा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर संभव हो तो वृक्ष को रोके, या अब तो ट्रांसप्लांट करने के सीधे उठा के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ऐसी भी तकनीकी आ गई है। और नहीं पॉसिबल है, काटना ही आवश्यक है, तो उसको हम बाध्य करें तुम 2 पेड़ न तो एक भी तो पेड़ लगाओ। और उसकी पूरी जिम्मेदारी, देखिए 2 चीजें, वृक्ष जो पौधारोपण होते हैं 10% में नहीं बचता है। मेरा मानना यह है कि पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, कुछ हमारी जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। उसमें जो पेड़ सरकार ने लगाया उसकी सुरक्षा, उसकी देख रेख, उसमें
कैसे वृद्धि हो, कैसे उसका नुकसान हो, ये भी हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सरकार के भरोसे हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, सरकारी कार्यों पे हमारी निगरानी होनी चाहिए। वही मैं यहाँ पर अभी दिमाग में मेरे आ रहा था जी कि जैसे अगर आपने कभी पेड़ लगाया हो अपने दरवाजे पे या कहीं आसपास में और बहुत जरूरी काटना होता है तो बहुत सारे परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। हम वन विभाग में जाते हैं, परमिशन लेते हैं, पुलिस आती है, ऐसे हम काट देते तो हम जेल भी जा सकते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा जो पेड़ काटे जा रहे हैं तो हम उस पर कोई सवाल नहीं करते, हम पूछते भी नहीं कि पेड़ किसके आदेश से काटा जा रहा है। वही हमारी जन जागरूकता होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या, उनको भी परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन उनको बिल्कुल एनओसी आसानी से मिल जाती है। अब वहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पूछ सकते हैं हाँ कि आखिर सब्स्टिट्यूट किस आधार पे आप काट रहे हैं, क्या आपने परमिशन लिया है या बिना परमिशन के काट रहे हैं, और परमिशन भी लेकर काट रहे हैं तो क्या उसका आपने उसकी जगह पे आपने पेड़ लगाया, नहीं तो उस कार्य को हम रोक सकते हैं। कोई आपको जेल नहीं उसमें ले जाएगा। आप कागजी कार्रवाई करिए, धरना प्रदर्शन देने के बाद कागजी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जन जागरूकता वो भी नहीं हो पा रही, बहुत कमी है, 10% भी नहीं है। यद्यपि एनजीओ के माध्यम से ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी, जैसे कि मेधा पाटकर हैं, कुछ लोग वंदना शिवा हैं, पहाड़ों पर जो चिपको आंदोलन चला, राजस्थान में जो खिजड़ी का वन जोधपुर में है, महिलाएं वृक्ष को पकड़ गई, कई मार दी गई। चिपको आंदोलन उसी पे वृक्ष को बुलाओ, हमको भी काट दो, कुल्हाड़ी चला दो, हम नहीं छोड़ेंगे। वो आंदोलन सफल रहा है। मेधा पाटकर कई बार जेल गई खनन के खिलाफ उधर साउथ में, लेकिन वो भी आंदोलन उनका सफल रहा। तो इस तरह के आंदोलन लेकिन कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। वो अगर वो आगे बढ़ता तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ये सबसे बड़ी। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि जैसे वृक्ष कटते हैं तो मनुष्य है तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था कर लेता है, छत के नीचे रह लेता है। सबसे बड़ी जो समस्याएं आती है जानवरों के साथ आती है। वन्य जीव जो है, जो छोटे छोटे जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, और अब तो घरों से, छतों से चिड़िया गायब हो गई, हमारे पक्षी मतलब सब खत्म होते चले जा रहे हैं। मैं अभी देखिए बंदर बैठे आपके सामने, देखिए वहाँ जी कैसे सिकुड़े हुए, धूप में ये जल जाते हैं। हम लोग छज्जों पे आकर के बैठते हैं। जो हम लोग गमलों में पेड़ पौधे लगाए, हम लोग बोलते भी नहीं। आप उसमें देखिए सारे पौधे हमारे तोड़ दिए गए हैं उन्हीं के द्वारा। लेकिन जाए कहाँ, हम उनको ये भी नहीं कर सकते हैं। उनको पानी हम छत पे दे देते हैं, पानी पीते हैं, या कुछ दाना पानी जो भी होता है हमारे संभव करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना ये जीवों के साथ है, जो नेचुरल जीव है, प्राकृतिक रूप से पालतू नहीं, जो पेड़ों पे रहते हैं या धरती पे रहते हैं। जैसे आपने कहा सूक्ष्म जीव से लेकर मध्यम आकार के जो जीव या बड़े आकार के हिंसक जीव, जंगली के जो जीव है, बगीचों में रहा करते, सबके लिए समस्या है। और यही कारण है कि इधर आप देखें कि बाघों की संख्या बड़ी तेजी से बाघों की मृत्यु हुई है। उसकी इधर पे और भी कारण है, इसमें ये भी कारण है क्योंकि जो प्राकृतिक आवास है वो गायब होते जा रहे हैं। जंगलों से प्राकृतिक आवास गायब होते जा रहे हैं। तो जो जीव जंतु हैं, जब उनको आवास ही नहीं मिलेगा तो उनकी प्रजनन क्रिया नहीं होगी, वो बढ़ेंगे पोषेंगे नहीं, उनको खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो उनका विनाश होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने गांवों में देखे, अपने घरों में देखे, शहरों में देखे, आजकल ये बंदर हिंसक होते जा रहे हैं। ये जितने पहले इनको आसानी से पकड़ के सहलाते थे, अब इनको कुछ मिल नहीं रहती, ये हिंसक होते जा रहे हैं, काटने पड़ रहे हैं। ये इन्हीं में नहीं बदलाव आ रहा है। आप कुत्तों में देखिए, आप ध्यान से देखिए, कुत्तों में भी बदलाव आ रहा है। कुत्ते भी हिंसक हो रहे हैं, पक्षियां दिखाई नहीं दे रही है। यही एक पेड़ है, यहाँ पे तमाम पक्षी आ जाती हैं, कभी इस पे पक्षी आ जाए, लेकिन कहीं आप देखिए सामान्य रूप से तो गौरैया खत्म हो गए, सारे आवास खत्म हो गए, वो आ नहीं रही है। मुहिम चलाई जा रही है। सबसे जो सामान्य पक्षी थी चोचा, जिसको हम लोग कहते हैं, चौ 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 किए रहती थी, बहुत, वो भी अब कम दिखे, उनकी भी संख्या हो रही है। ये देखो हमारे 50 की संख्या में हमारे दीवारों पे भी आते हैं, शीशा पे उसको दाना चुगते हैं और इधर रहते हैं, लेकिन बहुत कम। तो जैव विविधता का तो विनाश सबसे अधिक हुआ है और उस सबका खामियाजा मानव को भुगतना पड़ेगा अंततः। क्योंकि जब प्रकृति ही नहीं रहेगी और प्रकृति नहीं रहेगी तो प्राकृतिक आपदाएं घटेगी, निश्चित है। और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो फिर हमारे लिए भुगतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही कहावत होती है, हम ही शिकारी हम ही शिकार वाली कहावत चरितार्थ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है। तो जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि विकास को तो नहीं रोका जा सकता है और विकास के नाम पर विनाश बहुत तेजी से, तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि सारे विकास मनुष्य के लिए है, लेकिन जो इस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, जिस तरीके से परिस्थिति बदल रही है, मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर विकास किसके लिए? ये एक बड़ा सवाल है कि हम ही अब खत्म हो जाएंगे
और जिस तरीके से गर्मी बढ़ती चली जा रही है और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, तो आने वाले इस समय को आप कैसे देख रहे हैं? मनुष्य कैसे सरवाइव कर पाएगा, कैसे रह पाएगा इस पर्यावरण? देखिए, आप भी मान लीजिए 40 साल 45 साल या जो भी 50 साल हुई, बचपन से आप देख रहे हैं किस तरह परिवर्तन हुआ है। मनुष्य सुविधा भोगी ज्यादा हुआ है, वो है ना। पहले पंखा नहीं था, हम लोग हाथ वाले पंखे चल लेते थे, फिर फैन वाला, अब देखिए कि कूलर एसी आ गया, लग रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये जब डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट होता है तो धीरे 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 अपनी चरम तक जाता है, और चरम पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो विस्फोटक होगा। आप उदाहरण परमाणु बम का ले लीजिए। परमाणु बम सुरक्षा के लिए भी है, उससे ऊर्जा भी बनती है और विध्वंसक भी है। तो जब जल ही है, होता है कि जल के लिए युद्ध होगा। जल की स्थिति ऐसी भयंकर हो गई है, बंगलौर में जल की हाहाकार हो गया है। अफ्रीका में केप टाउन, वहां 25 लीटर डेली जल कंटेनर से पहुंचाया जा रहा है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बलिया में भी, पश्चिमी बलिया के क्षेत्रों में जल की स्थिति भयावह है। वो अब एक तरह से डेंजर जोन में आ जा रहे, उसके 4 लेयर जोन होते हैं डेंजर के, उसमें पहुंच रहा है। हम लोग थोड़ा सौभाग्यशाली बलिया वाले इसलिए हैं कि नदियां हैं, गंगा, सरजू, तमसा, तीनों तरफ से नदियां, ये नदियां हैं, और सैकड़ों नेचुरल ताल है छोटे बड़े, जो अभी भी रिचार्ज कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को। लेकिन उस क्षेत्र की स्थिति कहाँ करेंगे जहां न नदी है न तालाब है। बुंदेलखंड स्थिति की विकट है, चाहे एमपी का बुंदेलखंड हो, मध्य यूपी का बुंदेलखंड हो, पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति विकट है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर सारे पिघलते जा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी। तो परिणाम तो भयंकर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी उसके साथ साथ है कि हो सकता है कि ऐसी कोई तकनीकी डेवलप हो जाए कि हमें कम पानी पीने की आवश्यकता पड़े, हमें कम भोजन की आवश्यकता हो सकता है। टेबलेट आ जाए पानी के लिए, टेबलेट आ जाए भोजन के लिए। एक सिलेबस में हम लोग को जब पर्यावरण का अध्ययन शुरू हुआ तो आया था मानव का भविष्य, मतलब कैसा होगा मानव का भविष्य। तो दोनों उसमें संकल्पनाएं थी कि मानव का विनाश भी हो सकता है, कई उदाहरण उसको दिए गए थे, और ये भी हो सकता है कि मानव इतना तकनीकी दृष्टि से समृद्धि हो जाए कि आगे भी हम लोग कुछ हजारों वर्षों तक अपने को संभाल लें। भले वो मानव का नेचर बदल जाए, मानव का आकार प्रकार बदल जाए, उसकी स्वभाव बदल जाए, क्षमता बदल जाए। और उसमें दिया था कि जब जमीन सारे आवास हो जाएंगे, खेती नहीं होगी, तो उसमें टेबलेट हो जाएगा या कुछ भी ऐसी तरह। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि तकनीकी इतनी खतरनाक हो जाएगी, उस तकनीकी से पूरा धरती विनष्ट हो जाएगा, और फिर मनुष्य कृपा वाली जो कहानी है, जल प्रलय होगा या वो सूखा का प्रलय होगा, और फिर नए सिरे से सृष्टि का जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो स्थितियां दिख रही है, लग रहा है कि हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और वास्तव में बड़ी भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अब अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं बातचीत के। सरकारों की अपनी उनकी एक व्यवस्था है, वो विकास करेंगे ही करेंगे, हमें भी विकास चाहिए, तो विकास होता भी रहेगा। एक व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि क्या उसका योगदान हो सकता है कि उसके आसपास के जो पर्यावरण है वो थोड़ा शुद्ध हो सके, उसको शुद्ध हवा मिल सके, या फिर उसके अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज। पहले तो विकास की जो बात आपने कहा, जो भी विकास योजनाएं हो रही हैं वो एसी कमरों में बैठ के प्लानिंग हो रही है उसकी। ये बहुत बड़ा ये देश का ये दुर्भाग्य है। धरती पर कहाँ क्या घटित हो रहा है वास्तविक रूप से, और उसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कोई क्षेत्र में नहीं आ रहा है। क्षेत्र में बिना आए एसी रूम में बैठ करके परियोजनाएं बनाई जाती हैं, और उसका क्रियान्वयन चाहते हैं कि हम कर दें, तो होगा नहीं। जहां हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, हम सिर्फ एकमात्र योगदान कर दें, सिर्फ हम वृक्ष लगाएं और जल की सुरक्षा करें। दोनों जीवन के आधार हैं। जल ही जीवन है कहा गया है, और वृक्ष देवो भव। तो ये अगर जन जागरूकता जन जन में फैले,
और वह जागरूकता कैसे फैलेगी? अब आजकल तो मीडिया का जमाना है, मीडिया भी अपने तरफ से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक अपने बच्चों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचे, उनको ये करें। समाज के जो सामाजिक लोग हैं वो भी अपने हर मंच में इस बात को उठाएं, उसके राजनीतिक मंच भले वो करें, उसमें भी इस बात को, अब चुनाव है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सब हम 400 पार हो जाएंगे, 300 पार हो जाएंगे, 200 पार हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम हारा आ जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। लेकिन इस देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, इस पर कोई, इस पर्यावरण पर, इस जल के सुरक्षा पे कोई चर्चा नहीं कि कोई एक सांसद, एक विधायक नहीं कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसमें हमारा आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम कम से कम जल अपने स्तर पे, जैसे मान लीजिए कि लोकल स्तर पे हम जल की कैसे सुरक्षा करें, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वृक्ष को फिर बात कर रहा हूँ, हम सेविंग करते हैं जी। मैं कई जगह देखा हूँ, नल खोल दिए हैं, साबुन लगा रहे हैं, सेविंग हो रहा है, पानी गिर रहा है, नल की टोटी सार्वजनिक भी खुली रहती है और बाहर हम भी शावर करके घंटों पानी से नहा रहे हैं। सबसे ज्यादा जल की जो बर्बादी होती है घरों में होती है, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, और आजकल जो आरओ लगा है 1 लीटर पानी निकालने में 3 लीटर नुकसान जल वेस्ट होता है और नालियों से बह जाता है। और दिन भर में अगर 20 लीटर पानी हम शुद्ध की वजह से, तो सोचिए कितना लीटर पानी बर्बाद। ये एक फैशन हो गया है, हमारे कहने में संकोच नहीं है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके हाथ में वो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और उसके माध्यम से भारत विश्व के अन्य देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत को एक बाजार बना लिया उन्होंने। क्या हम गाँव में आरओ हमको मिलता है? हम गाँव का पानी पी के जी नहीं रहे हैं। हर जगह हर समय प्रदूषण का थोड़ा वृद्धि हो जाती है, उसका हम देसी तरीके से उबाल रहे हैं, उसका संचय कई तरीके हैं। ये हो गया। दूसरा, वर्षा जल हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार कहती है हम इस छत पे लगा दिए, सरकारी बंगलों पे लगा दिए, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें हम आप सीधे रूप से एक काम कर सकते हैं, छत का पानी नाली से नीचे जा रहा है, उसको हम बहने न दें। अगर हमको वो बनाया जाता है जो चेम्बर बना के उसमें ले जाने की क्षमता नहीं है, थोड़ी सी भी जमीन अगर है अगल बगल, उसमें हम गड्ढा खोद दें, उस गड्ढे में उस पानी को ले जाके छोड़ दें, वो धीरे धीरे लोकल स्तर पर हमारा रिचार्ज करेगा, हमारा हैंड पाइप सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं वर्षा जल संचयन, इसको हम आसानी से जागरूकता फैलाएं तो प्रत्येक लोग, प्रत्येक घर पे इसको किया जा सकता है। पहली बात। वृक्ष की बात है, हम जो प्रैक्टिकल चीज है, हम उत्सव मनाते हैं, बाल उत्सव मनाते हैं, शादी विवाह को उत्सव मनाते हैं, सारे हमारे पर्व त्योहार जो सीजनल होते हैं सब प्रकृति के आधार पे हैं, है ना जी। श्राद्ध कर्म करते हैं, ये जितने भी फंक्शन है उसमें अनिवार्य रूप से हम वृक्ष लगाने की बात करें। हम पंडित जी को ये करें, जैसे बहुत सारे आप समझाएं कि पंडित जी जैसे आप कथा कहने का विधान अनिवार्य कर दिए हैं, उस तरीके से हमने तो उसकी योजना शुरू कर दी है जी। सारे पंडित लोगों को बुला करके या व्यक्तिगत संपर्क घर घर जाकर के ज्यादा प्रभावी होगा। हम पंडितों से कहें, पंडित जी आप कथा कहने जाते हैं या शादी फंक्शन पे जो भी कार्य कराने जाते हैं, धार्मिक उत्सव आध्यात्मिक, आप कहें कि भाई एक वृक्ष लगाएंगे तब मैं कथा कहूंगा। वो चाहे वृक्ष छोटा हो, बड़ा हो, फलदार हो, छायादार हो, और तो साल में तो गमले में ही हो सही। ये गमले में नींबू लग जाता है, गमले में वो तमाम पौधे नीम लग जाता है, चांदनी के फूल लग जाते हैं, जो कि कुछ तो ऐसे अगर हर छत पे 10-20 गमले हो, सोचिए हरा भरा लगेगा, उसका बहुत असर पड़ेगा। तो ये जो है जितनी भी हमारे उत्सव है, प्रत्येक उत्सव पर हम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, और अगर बच्चा है तो उसके नाम करण करके लगाएं। अगर बच्चा 10 साल जब बड़ा होगा तो देखेगा तो उसको इतनी खुशी होगी, हाँ जी, मेरे नाम पर एक पेड़ लगा हुआ है। अभी मैं गया था परसों, यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर जीरा बस्ती में है, नागा सरस्वती मंदिर, वहाँ पर्यावरण पर कार्यक्रम हुआ था कई साल पहले। मैं देखा कि वो 5 आम का पेड़ मैं लगा के आया था उसका। मैं कहा कि तब आऊंगा जब कम से कम 5 वृक्ष कोई लगेंगे। उसमें 3 आम के पौधे इस साल फले हुए। इतनी हमको खुशी हुई, बताए लोग कि सर ये आपका वृक्ष लगाया हुआ, इतनी खुशी हुई, मतलब जीवन में उतनी खुशी नहीं होती किसी चीज की, तो वो सबको खुशी मिलेगी अंततः।
तो और इस आंदोलन से ये होगा, ये कि आंदोलन का हम लोग रूप प्रदान करें, जो भी इसके जिम्मेदार हम लोग थोड़े ही, हम 5 ही समूह में चले, तो वही कारवां बनता जाता है। जब एक आदमी शुरू करेगा तो कारवां आगे बढ़ता जाएगा, घर से बाहर निकलेंगे तो दूसरा घर, तीसरा घर, गांव में, फिर समाज में, फिर जिले में, ब्लॉक स्तर पर, फिर देश स्तर पर। आदमी आजकल जो स्वयंसेवी संघ हैं लोग, नाम ऐसे ही थोड़े कमाए हैं, अपने खपाए हैं अपने को, तो ये करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है, इससे कोई दो राय नहीं। जी, तो बहुत सारी जानकारी आपने दिया सर, और जो एक समस्याएं हैं हमारे सामने उसके बारे में आपने बताया। तो मित्रों, बातचीत से आपको लग गया होगा कि एक हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही अंधकारमय है। ऐसे में 2-3 चीजें जो सर ने बताया कि एक तो कि व्यक्तिगत स्तर पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, एक पेड़ लगाएं, अपने बच्चों को प्रेरित करें, स्कूल कॉलेज में बच्चों को बताएं कि पेड़ लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है, और जिस तरीके से हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, हम गमले में ही एक पौधा लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं, हर अवसर पर लगाएं। दूसरी चीज ये भी कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ काटे जा रहे हो, चाहे वो विकास के नाम पर ही काटे क्यों न जा रहे हो, किसी के द्वारा काटे हो, तो आप सवाल करें वहां पर कि ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, और पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके बदले में क्या कोई पेड़ लगा है कि नहीं लगा है। ये हमारी और आपकी साझी जिम्मेदारी है, और हम सब एक साझी जिम्मेदारी को समझते हुए एक समूह में हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, अपने समाज को बचाने की, अपने प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बातचीत आपको अच्छा लगेगा और इससे हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अगले संवाद के लिए हमारा देखते रहिए संकल्प यूट्यूब का चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।